नमस्कार दोस्तों, एफडी क्रोम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग घटना चक्र प्रकाशन की चित्रात्मक प्रस्तुति के अंतर्गत जो भूगोल की पुस्तक आई है उसका अध्ययन करेंगे। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्रम से देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सौर मंडल के विशिष्ट तथ्य को देख लेते हैं। देखिए, सूरज जो है ये क्या है, सौर मंडल का केंद्र है। जो सारे ग्रह हैं वो क्या करते हैं, इसी का चक्कर लगाते हैं। इसमें देखिए, जो सबसे पहला ग्रह है वो बुध। बुध क्या है, ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और प्राकृतिक उपग्रह का अभाव है। मतलब ये है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसका दैनिक तापांतर कितना है, यह लगभग औसतन कितना है, 610 सेंटीग्रेड है। कितना है, 610 सेंटीग्रेड। तो ध्यान रखने की बात क्या है ये, कि ये सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और ये जो है सबसे नजदीक का ग्रह ग्रह है सूर्य के। इसके बाद आप देखिएगा, शुक्र है। शुक्र, इसके बाद बुध के बाद जो क्रम में आता है वो शुक्र आता है। तो शुक्र को ध्यान से देख लीजिए, ये सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह सौर मंडल का कौन सा है, ये शुक्र है। प्राकृतिक उपग्रह का भाग, इसका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं। मतलब क्या है कि बुध और शुक्र इन दोनों का कोई जो है उपग्रह नहीं है। वर्तमान में सौर मंडल का एक है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ये सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसके बाद देखिए पृथ्वी है। पृथ्वी को आप देख लीजिए, पृथ्वी जो है इसका अन्य नाम क्या है, ग्रीन प्लेनेट। अन्य नाम क्या है, ग्रीन प्लेनेट। इसको बोलते हैं ग्रीन प्लेनेट। इसका अक्षीय झुकाव जो है ये 23.5 डिग्री है। अक्षीय झुकाव पृथ्वी का कितना है, ये 23.5 डिग्री है। और सूर्य से दूरी के क्रम में ये कौन सा इसका स्थान है, ये तीसरा स्थान है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग अभी देखें बुध, फिर शुक्र और उसके बाद पृथ्वी। इसके बाद देखिए मंगल ग्रह। मंगल, इसका ग्रह का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम इसका है लाल ग्रह। ये पूछ सकता है कि मंगल ग्रह का एक अन्य नाम क्या है, लाल ग्रह, या लाल ग्रह किसको बोलते हैं, तो ये मंगल हो जाएगा। इस पे एक ज्वालामुखी पर्वत है, निक्स ओलंपिया। क्या नाम है उसका, निक्स ओलंपिया या ओलंपस मोन्स इसको बोलते हैं। और इसके दो उपग्रह हैं, ये फोबोस और डिमोस। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। और ध्यान रखने की बात क्या है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा। और जबकि मंगल का कौन है, फोबोस और डिमोस। ये पूछा हुआ प्रश्न है, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो ये किसके उपग्रह हैं, ये मंगल के हैं। इसके बाद आप देखिए बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को देख लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, लघु सौर तंत्र इसको बोलते हैं। अन्य नाम इसका क्या है, लघु सौर तंत्र भी बोलते हैं। पूछेगा कि किस ग्रह को जो है लघु सौर तंत्र बोलते हैं, तो ये बृहस्पति को। सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह है। ये अपने अक्ष पे जो घूर्णन करता है उसमें सर्वाधिक तेज गति इसकी है, सौर मंडल के और जो ग्रह हैं उसकी अपेक्षा। और सौर मंडल का देखिए क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी ध्यान रखने की बात है। तो सौर मंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद देखिए शनि। शनि को देख लीजिए। शनि क्या है, ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार क्या है, ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और पहला हम लोग देखें कौन सा है, ये बृहस्पति है। इसका अन्य नाम क्या है, इसको गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह भी इसको बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या है, मध्य रेखा के चारों ओर पूर्व विकसित वलयों की उपस्थिति। आप ये जो देख रहे हैं वलय बने हुए हैं, तो ये वलयों की उपस्थिति इसकी क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद देखिए कौन सा ग्रह आएगा, इसके बाद आएगा अरुण। इसकी कक्षीय अवधि जो है कितनी है, 83.7 पृथ्वी वर्ष। तो इसकी कक्षीय अवधि कितनी है, 83.7 पृथ्वी वर्ष है। और अक्ष के सहारे घूर्णन की जो अवधि है वो 17.2 घंटे में ये पूरा कर लेता है घूर्णन। ये आप ध्यान रखेंगे। घनत्व क्या है, ये जो है 1.2 ग्राम सेंटीमीटर। देखिए कक्षीय गति का मतलब क्या है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी अगर एक वर्ष में लगा रही है चक्कर, तो पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर वो कितना, 83.7 पृथ्वी वर्ष के बराबर ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। और अक्ष के सहारे जो अपने अक्ष पे घूर्णन करता है वो कितना है, वो 17.2 घंटे में ही पूरा कर लेता है। और घनत्व इसका क्या है, 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ये आप ध्यान रखें, 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए, ये है वरुण। ये क्या, सूर्य से औसत दूरी इसकी कितनी है, औसत दूरी इसकी कितनी है, 4,495.1 मिलियन किलोमीटर। कितना है, 4,495.1 मिलियन किलोमीटर। और कक्षीय अवधि इसकी कितनी है, इसकी कक्षीय अवधि 163.7 पृथ्वी वर्ष है। कितनी, 163.7 पृथ्वी वर्ष। और घनत्व कितना है, 1.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, सामान्य परिचय पहले देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण कौन कौन से आयाम हम लोग इसमें देखेंगे। सामान्य परिचय में सबसे पहले देखिए क्या, जैसे
इसमें देख लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत एवं कर्क रेखा की क्या समय है, मानक समय कैसे निर्धारित होता है, दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विश्व में भारत की सिचुएशन क्या है। तो देखिए भारत कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। तो सबसे पहला ये प्रश्न पूछेगा कि भारत किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। इसके बाद अगर ये पूछेगा कि एशिया महाद्वीप में कहाँ पे अवस्थित है, तो ये क्या है, दक्षिण एशिया में अवस्थित है। तो मतलब क्या, एक दक्षिण एशियाई देश है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है, इसलिए ये दक्षिण एशियाई देश जो है भारत है। और संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या जो है ये कहाँ निवास करती है, 2001 की जनगणना के अनुसार ये भारत में निवास करती है। तो संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, भारत में निवास करती है। और संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग जो है भारत होल्ड करता है। कितना भारत का जो भूभाग है, जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व का कितना है, 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां देश है, क्षेत्रफल की 7वां बड़ा देश है। इससे बड़े देशों में अगर आप देखेंगे तो रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद किसका स्थान आता है, ये भारत का स्थान आता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पूछे, इसमें जितने भी प्रश्न दिया ये भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि संपूर्ण विश्व की कितनी % पॉपुलेशन भारत में रहती है। ये भी आया हुआ कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % भारत का क्षेत्रफल है। और ये भी प्रश्न आया हुआ कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। और ये ऊपर से 5 का क्रम भी पूछा जाता है कई बार कि बरसात कौन से बड़े देश हैं। ये रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो क्रम है 7 बड़े देशों का, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल की बात आती है। क्षेत्रफल को देख लेते हैं, भारत की विशिष्टता। तो कुल क्षेत्रफल इसका कितना है, 32,87,263 वर्ग किमी। कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना है भारत का क्षेत्रफल है। और जो मुख्य भूमि का विस्तार है, ये उत्तर से दक्षिण अगर आप देखेंगे विस्तार कितना है, तो 3,214 किलोमीटर। कितना है, 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है कितना है, 2,933 किलोमीटर। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक फैक्ट है, तो ये पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में आपसे, ये ऑप्शन करके दे सकता है। या ऐसे बना सकता है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार अधिक है पूर्व के पश्चिम विस्तार से, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा स्टेटमेंट। इसी प्रकार देखिए अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर देशांतरी विस्तार के हिसाब से देखेंगे तो ये कहाँ पे है, ये पूर्वी गोलार्ध में है। और अवस्थिति अगर देखिए तो हिंद महासागर के उत्तर में, ये भी आप लोग जानते हैं कि हिंद महासागर के उत्तर में पे है भारत की अवस्थिति है। और भारत की आकृति क्या है, ये चतुष्कोणीय है। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह से इंडिया का, इस तरह से अगर आप विस्तार देख रहे हैं, तो ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर ये जो उत्तरी लिखा है तो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है कि यहाँ से 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जा रही है, जिसको कि विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये इसके नॉर्थ में है, इसके इधर साउथ हो जाएगा, इसके इधर नॉर्थ है। तो कहाँ पे है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में है। और दूसरा जो इसमें लिखा हुआ है देशांतरी विस्तार के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ कहीं से अगर मान लीजिए यहाँ से 0 डिग्री या उत्तर रेखा या देशांतर रेखा जा रही है, यहाँ से 0 डिग्री, तो ये इधर क्या हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा और इधर ईस्ट हो जाएगा। मतलब भारत किधर है, इधर ईस्ट में है। ये भी आप रखेंगे। और ये 0 डिग्री जो गुजरती है लंदन से ग्रीनविच जो रेखा है उसी को मानक के रूप में लिया गया है। तो ये आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पूरब में है। तो एक तो ये फैक्ट इसमें क्लियर रखिए। दूसरा, हिंद महासागर के उत्तर में है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो विस्तार है ये हिंद महासागर का विस्तार है यहाँ पे, तो ये इसके उत्तर में अवस्थित है। तो बिल्कुल सही बात है। और चतुष्कोणी इसकी भौगोलिक आकृति चतुष्कोणी है। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर ऐसे इस तरह से आप कल्पना कर रहे हैं, अगर भारत का मैप देख रहे होंगे तो इस तरह से आप देखेंगे ये चतुष्कोणी आकार का है। ये ओवरऑल आप इसमें समझ सकते हैं। और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई आप देख रहे थे वो ऐसे थी, और पूर्व से पश्चिम जो देख रहे थे वो इस तरीके से थी। तो ये जो है इसका पूरा क्रम है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर से देखिए अक्षांशीय विस्तार के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको समझ लेते हैं कि क्या कैसे क्या चीज होती है इसमें। तो अक्षांशीय विस्तार का जो विशिष्ट तथ्य उसको देख लेते हैं। देखिए एक तो भूमध्य रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अक्षांश, सबसे पहले अक्षांश रेखा देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। तो देखिए अगर आप इस तरीके से आप पृथ्वी की कल्पना करें यहाँ पे कि ये आपकी पृथ्वी है, मान लीजिए इस तरीके से अगर आप पृथ्वी की कल्पना जो है इस तरीके से कर रहे हैं, ये पृथ्वी है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो रेखा जा रही है ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ये 0 डिग्री रेखा है, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा।
इसके नॉर्थ में जो गोलार्ध पड़ेगा ये क्या है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और इसके साउथ में जो पड़ रहा है ये साउथ हेमिस्फीयर है। इसी को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साउथ पोल रहता है और यहाँ पे नॉर्थ पोल रहता है, ये चीज है। और इसी के समानांतर जो बोल रहा है, किसी के समानांतर जो ऐसे ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं, ये क्या होती हैं, ये दोनों गोलार्धों में ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अक्षांश का जो मापन होता है, अक्षांश का जो मापन किया जाता है, ये अंश, मिनट और सेकंड में किया जाता है। सबसे पहले डिग्री में रहेगा, उसके बाद मिनट में रहेगा, और उससे अगर छोटा डिवीजन करेंगे तो ये सेकंड में करते हैं। अब देखिए विषुवत वृत्त के बारे में समझ लेते हैं, जो हम लोग ये बात कर रहे थे विषुवत रेखा के बारे में। तो इसका अन्य नाम क्या है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है इसको। और उत्तर उत्तर में, इसके उत्तर में हम बता दिए ये नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में ये हमने बताया था कि आपको ये साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल जो लास्ट 90 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो 90 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बिंदु के रूप में रहती है, इसको बोलेंगे साउथ पोल। तो उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट के रूप में रहता है, क्योंकि वहां पे जाके अक्षांश की लंबाई जो है कम हो जाती है। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए भूमध्य रेखा, ये वही बात लिखी, उत्तरी दिशा में उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है और दक्षिणी दिशा में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश की देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया है, उसको समझिए। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, तो जो कोणीय दूरी है इसीलिए इसको क्या है डिग्री में मापते हैं, तो ये कोणीय दूरी इसी को बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये अक्षांश से संबंधित जो फैक्ट था। अब अगर अक्षांश रेखाओं के बारे में विशिष्ट तथ्य देखा जाए, एक और चीज जो बचती है, तो इसमें क्या है कि 111 किमी दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है। तो जो ये हम रेखाएं देख रहे थे यहाँ पे, अगर आप फिर से ध्यान से देखें जो है, फिर से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो अक्षांश रेखाएं ये खींची जा रही हैं, इनके दो अक्षांश रेखाओं के जो मध्य की ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये फिक्स है। कितनी है, 111 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे कि फिक्स दूरी है और कितनी है, 111 किलोमीटर। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, वो निश्चित होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह भी पूछा जा सकता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, तो यह भी क्या हो जाएगी, ये निश्चित है। और दो समानांतर अक्षांश रेखाएं पूछेगा, इस तरह से स्टेटमेंट देगा। अब अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या देख लेते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या, ये विषुवत वृत्त, इसका तो एक अक्षांश ये हो गया विषुवत वृत्त जो हम लोग 0 डिग्री देख रहे थे। और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाएं 89 है, और दक्षिणी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाएं कितनी, 89। तो टोटल क्या है, 179। ठीक है, तो ये जो है टोटल जो है आपकी अक्षांश रेखाएं, 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं। तो 89 देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में खींची जाती है, और 89 कहाँ खींची जाती है, ये दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाती है। इसके बाद देखिए एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसको ये देख लेंगे, प्रधान यामोत्तर, जिसको हम लोग प्रधान देशांतर रेखा भी बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा के बारे में विशिष्ट तथ्य क्या क्या है। तो इसका अन्य नाम क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर। हम आपको बता रहे थे 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। तो इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। तो देखिए काल्पनिक रेखा ये यामोत्तर की भी रेखा है, और काल्पनिक रेखा जो हम लोग अक्षांश रेखाएं हैं, इसको भी, ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, बस ये संदर्भ बिंदु के लिए पृथ्वी पर खींची जाती है। कोई वास्तविक रेखाएं ये नहीं है, चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो। इसके बाद जो है विशेष इसमें क्या है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये विभाजित करती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रधान यामोत्तर, ये भी क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और सेम इसी तरह ये करती है पूर्व से पश्चिम। अगर आप देखेंगे कि पूर्व पश्चिम दो बराबर भाग में डिवाइड करके वो खींची कैसे जाएगी, उत्तर दक्षिण में खींची जाएगी। और जबकि जो विषुवत रेखा होती है वो उत्तर दक्षिण दो बराबर भाग में विभाजित करती है, वो खींची कैसे जाती है, पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कंफ्यूजन होता है। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो अब जो ये वाली रेखा है, ये बराबर भागों में डिवाइड करिए। उत्तर से, ये उत्तर यहाँ नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ पोल है। तो ये उत्तर से दक्षिण खींची जा रही है, और ये क्या, ईस्ट और वेस्ट में डिवीजन कर रही है, ईस्ट और वेस्ट में डिवीजन कर रही है। जबकि ये कौन सी होगी आपकी, ये प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा हम बोल रहे हैं। और सेम इस तरीके से जो रेखा खींची गई थी, ये 0 डिग्री कौन सी थी, ये अक्षांश रेखा थी, और ये विषुवत रेखा हो, इसी को बोलते हैं। और ये क्या है, ये पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम के बीच खींची जाएगी। और ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में क्या करती है, डिवीजन करती है। तो आप इसको समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए देशांतर रेखाओं के बारे में और चीजें समझ लेते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो ये
असमांतर रेखाएं होती हैं। असमानांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? असमानांतर होती है, मतलब ये समानांतर नहीं होती हैं एक दूसरे के, जैसा कि अक्षांश रेखाएं क्या थी, ऐसे ऐसे समानांतर खींची जा रही थी, तो ये समानांतर नहीं होती है, इसलिए क्या होती हैं? असमानांतर होती हैं। परिभाषा क्या है? प्रधान एवं उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। तो जो प्रधान एवं उत्तर, ऐसे हम लोग 0 डिग्री खींच रहे थे, इसके पूर्व या पश्चिम में खींची गई ऐसी रेखा जो क्या कर रही है, इस तरीके से, ये पूरब में हो चाहे इस तरीके से पश्चिम में हो, और दोनों ध्रुवों को मिला रही हो, नॉर्थ और साउथ जो ध्रुव है उनको क्या कर रही हो, मिला रही हो। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य की बीच की दूरी में क्या होती है? वृद्धि होती है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी अधिकतम होती है, कितना होती है? 111.33 किलोमीटर होती है। इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए, इसको आप देख लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे आप मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, तो अब ये इसमें क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका ये प्रधान याम उत्तर रेखा हो गई, ठीक है, और ये आपकी विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री। अब क्योंकि प्रधान एवं उत्तर कैसे चलेगी, ये क्या होती है, प्रधान एवं उत्तर जो देशांतर रेखाएं होती है वो कैसे चलती हैं, तो प्रधान याम उत्तर जो कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूरब में या पश्चिम में क्या है, जो नॉर्थ और साउथ पोल को क्या कर रही हूँ, मिला रही हूँ। तो ये जब भी मिलाएंगे तो यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ के मिल जाएंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ के मिल जाएंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ के मिल जाएंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ के क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अब आप देखेंगे चूंकि ये नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलती हैं, तो इसीलिए जो विषुवत रेखा है इस पर क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। जैसे ये देखिए आप, क्या यहाँ पे दूरी सर्वाधिक है, फिर ये कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे आके फिर क्या हो रही है, मिल जा रही है। यहाँ पे देखिए दो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक है, ऐसे सर्वाधिक है, यहाँ पे फिर कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ आते हुए फिर क्या है, ये नॉर्थ पोल पे मिल जा रही है। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की आप जो चलेंगी, चाहे इस ध्रुव से चलिए चाहे इस ध्रुव से चलिए, जब आप विषुवत रेखा तक यहाँ तक आएंगे तो दो अक्षांश रेखाओं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। यहाँ भी देखिए ऐसे होगा, सर्वाधिक होगी। तो ये दूरी में वृद्धि होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, और जब विषुवत रेखा तक आएंगे तो एकदम क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और कितनी होती है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, तो ये कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पे, आप ध्यान रखिए। बाकी ध्रुवों पे आके चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, सारी देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, मिल जाती है। इसी तरीके से ये वाली भी एक अंतिम देशांतर रेखा बनेगी जो आके यहाँ मिल रही है, और ये इसकी अपोजिट ऐसे बन के जो यहाँ की मिल जाएगी, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। अब भारत के विस्तार के बारे में समझ लेते हैं। भारत का विस्तार जो था, देखिए भारत का जो विस्तार था, उत्तरी अक्षांश अगर आप देखेंगे कितना है, उत्तरी अक्षांश देखिए 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है उत्तर की तरफ भारत का जो विस्तार है, मतलब ये जो कश्मीर वाला हिस्सा जो हम लोग देखते हैं इस तरीके से, जो कश्मीर वाला हिस्सा है, तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो कश्मीर का हिस्सा पड़ता है ऊपर उत्तर में, ये 37 डिग्री 6 मिनट पे अवस्थित, इसका अक्षांश क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट है। इसी तरीके से आप पूरब में आएंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। और जब आप दक्षिण की तरफ आएंगे, मुख्य भूमि जो कन्याकुमारी वाला हिस्सा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि का। अब पूरब की तरफ चलेंगे, पूर्वी देशांतर कितना है, 68 डिग्री 60 मिनट। ये पूछा जाता है स्टेटमेंट में, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इस तरह से आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। जैसे आप उत्तर दक्षिण एक साथ याद कर लीजिए, और पूरब पश्चिम एक साथ याद कर लीजिए, तो उत्तर में कितना है, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट है, दक्षिण में कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है। और इधर कितना है, पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट है, और इधर पूरब पूरब सॉरी यह पश्चिम में कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है, और पूरब में कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट है। इसके बाद फिर देखिए भारत के बारे में विशिष्ट अवस्थिति देखिए, पूर्व या उत्तरी गोलार्ध में हम लोग इसको देखे हुए थे, विषुवत रेखा के नॉर्थ में है। देखिए ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि इस तरीके से अगर आपने इस तरीके से इंडिया का जो विस्तार देखा था, इसको अगर यहाँ से बनाएं, इस तरीके से आपने जो इंडिया का विस्तार देखा था इस तरीके से, तो यहाँ पे विषुवत रेखा कहीं गुजर रही थी, तो ये उत्तर में है। और ये विस्तार इसका क्या है, उष्ण और उपोष्ण दो कटिबंधों में है, उष्ण और उपोष्ण दो कटिबंधों में है इसका जो है विस्तार भारत का। इसको आप समझ लीजिए, इसको मैप के माध्यम से समझ लीजिए पहले, उष्ण उपोष्ण का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि जो विशेष रेखाएं होती हैं उन्हीं के मध्य ये चीजें आती हैं, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। यहाँ श्रीलंका मान लीजिए, तो ये जो विषुवत रेखा हमारी गुजरी, मान लीजिए यहाँ से गुजरी 0 डिग्री विषुवत रेखा, और जो कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है लगभग वो इस तरीके से गुजरती है, जो 23.5 डिग्री होती है। ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री होती है, जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है भारत का, जो ये वाला रीजन है, ये तो हो गया उष्ण वाला रीजन। और कर्क के नॉर्थ में जो उत्तर भारत वाला रीजन पड़ता है, ये वाला,
यहाँ से नीचे आप दक्षिण भारत मान सकते हैं कि दक्षिण ये लगभग बराबर भाग में डिवाइड कर रही है। तो इसके ऊपर जो उत्तर भारतीय जो हिस्सा हम लोग को पड़ता है, जो बोलते हैं उत्तर भारत का हिस्सा है भारत में, तो वो क्या है, वो पोर्शन में है। और जबकि भारत का हम लोग का जो दक्षिण वाला हिस्सा पड़ता है वो किस में पड़ता है, ये उष्णकटिबंध में पड़ता है। इसके बाद देखिए भारत एवं कर्क रेखा, फिर देखिए कर्क रेखा के बारे में यहाँ बताया हुआ विशेषता देख लेते हैं। तो कर्क रेखा क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। तो ये आप जानते ही होंगे इसको, ये इस तरीके से 0 डिग्री अगर होता है, फिर यहाँ पे अगर 23.5 डिग्री है, ये अगर इस तरीके से 23.5 डिग्री है साउथ में, और इसी तरीके से 23.5 डिग्री है नॉर्थ में, तो अगर आप इसको देखें तो ये नॉर्थ वाले को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और ये दक्षिण वाले को क्या बोलते हैं, ये मकर रेखा बोलते हैं। तो इसी रेखाओं की बात यहाँ पे चल रही है कि ये जो भारत से गुजरती है वो कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। इसीलिए इसको हम अलग से क्या कर रहे हैं, अलग से देख ले रहे हैं कि कर्क रेखा के बारे में क्या सिचुएशन है, क्या संदर्भ बिंदु है। तो देखिए कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, और 21 और 22 जून को, ठीक है, 21-22 जून को क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण की स्थिति का सर्वोच्च बिंदु यही होता है। तो जो 21 या 22 जून को आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, या गर्मी का समय जो सीजन धीरे धीरे यहाँ तक जो है बढ़ता रहता है। तो इसका रीजन क्या है कि सूर्य उत्तरायण में रहता है, और इस समय कहाँ पे रहता है, ये कर्क रेखा पे चमक रहा होता है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा क्या है, ये भारत के 8 राज्यों से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है कि किन राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, या दे देगा कि निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है या किस राज्य से गुजरती है, इस तरह से देता है। तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए गुजरात से, याद रखिए गुजरात, उसके बाद फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और ये झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उसमें किन दो राज्यों से गुजरती है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, तो त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। बाकी पश्चिम भारत में अगर आप देखें तो गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है, और मध्य भारत में अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का रीजन है। और मतलब पूर्वोत्तर पूर्वी भारत में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, और पूर्वी उत्तरी भारत में देखेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजर रही है। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात से फिर राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी, उसके बाद फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। इन राज्यों से गुजरती, टोटल 8 राज्य हैं, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा हुआ भी है। कर्क रेखा का गुजरना भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में, जब सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होती है, कर्क रेखा की तरफ सूर्य आता है, तो क्या, तो दिन की अवधि में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। और जब सूरज जो है कहाँ पे, कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, तो 21 से 22 जून का समय होता है। इसके बाद सूरज क्या होता है, फिर सूर्य के दक्षिणार्ध की स्थिति स्टार्ट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, गर्मी कम होने लगती है। इसको आप एक थीम के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे ये 0 डिग्री अगर आपकी रेखा है, और ये रेखा आपकी 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिण वाला है, जिसको कि हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्री आपका जो है ये कर्क रेखा है उत्तर का। तो इसका कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे सूरज क्या है कि इस तरीके से उत्तरायण रहता, तो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में गर्मी बढ़ेगी। और कहाँ कब तक इंडिया में गर्मी क्या होती है, धीरे धीरे यहाँ से, चूंकि पूरे इंडिया में धीरे धीरे गर्मी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और जब 23.5 डिग्री पे आ जाता है, ये 21 जून को, 21 और 22 जून की जो समय होता है, 21 जून/22 जून, तो ये वाला जो समय होता है, इस टाइम पे क्या होता है, सर्वाधिक गर्मी इंडिया में पड़ रही होती है। इसके बाद, इस डेट के बाद फिर सूरज ऐसे दक्षिण की ओर हो जाएगा, इसको दक्षिणायन बोलते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ पे, और फिर विषुवत रेखा, फिर ऐसे ये हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होती है, गर्मी जो है कम होती रहती है, और ठंडी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट देखिएगा ये मानक समय। तो मानक समय को देख लेते हैं। भारतीय मानक समय, ये विशिष्टता इसके बारे में क्या है, अन्य नाम क्या है, प्रामाणिक मध्याह्न रेखा इसको बोलते हैं। तो भारतीय मानक समय जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को लिया जाता है। तो किसको लिया जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को। और ये 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है, वो ये कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में नैनी, प्रयागराज जो है, नैनी, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है। और क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी 24 घंटे में पृथ्वी को 360 डिग्री घूमना रहता है। तो इसलिए कुल देशांतर रेखाएं जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी होगी, ये 360 होंगी। जो देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, ये कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। इस तरीके से हम लोग जो देशांतर रेखा खींच रहे थे, ये टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 होती है। इसका रीजन ये कि पृथ्वी 24 घंटे में क्या है, 360 डिग्री ये मूव कर लेती है। और भारतीय मानक समय क्या है, ये ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है।
5 घंटा 30 मिनट आगे। कारण क्या है, प्रधान यामोत्तर से पूर्व में स्थित है, इसलिए ऐसा है। ये क्या है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर इसको आप फिर से यहाँ से समझ लीजिए, इसको ये देखिए मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, जो ये कहना चाह रहा है। अगर ये मान लीजिए आपकी प्रधान यामोत्तर रेखा है, ये जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा बोल रहे थे, जो कि लंदन से होकर गुजर रही है, तो इसके जैसे जैसे आप इधर चलेंगे तो इस समय क्या होता है, जिसको बोलते हैं आगे, प्रधान यामोत्तर से आगे काउंट करते हैं। और इधर चलता है तो प्रधान यामोत्तर से क्या होता है, हम लोग पीछे समय काउंट करते हैं। तो इधर वाला जो इधर इधर जो हिस्से अवस्थित रहेंगे उनका जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से प्लस में रहेगा, और इधर जो रहेंगे हिस्से उनका टाइम ग्रीनविच से माइनस में रहेगा। तो भारत की स्थिति आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़े थे कि भारत की स्थिति कहाँ है, ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। और पूर्वी गोलार्ध में कहाँ पे पड़ती है, तो ये जो है इसकी पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। और इसकी क्या है, मानक समय रेखा हम लोगों ने क्या निर्धारित कर रखा है, 82 डिग्री 30 मिनट निर्धारित कर रखा है। इसीलिए जो इसका टाइम है कितना आगे होता है, ये 5 घंटा 30 मिनट क्या हो जाता है, आगे होता है। ये इस लाइन का यही मतलब निकल के आ रहा है। इसके बाद फिर आप आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर का संबंध भारत के 5 राज्यों से, तो किन राज्यों से होकर गुजरती है ये 82 डिग्री 30 मिनट वाली ये रेखा, जो कि भारतीय मानक समय की रेखा है। देखिए उत्तर प्रदेश तो हम लोग देख ही रहे थे, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, नैनी इसका मेन पॉइंट जो है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर क्या है ये गुजरती है। 5 स्टेट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ और फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। कुल देशांतर रेखाएं देखिए कितनी है, तो 180 डिग्री पूर्व हो, 180 देशांतर रेखाएं पूर्व में और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिम में, टोटल कितनी है, ये 360 है। महानवित, ये सभी जो देशांतर रेखाएं हम लोग जो देख रहे थे इस तरीके से जो खींची जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे जो सभी रेखाएं खींची जाती है जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रही थी, इनको महानवित बोला जाता है। तो सभी देशांतर रेखाओं को बोला जाता है। और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या कर रही होती है, विभाजित कर रही होती है। कैसे विभाजित दो बराबर भागों में कर रही होती है, आप इसको देख लीजिए। अगर इस तरीके से आप पृथ्वी को देख रहे हैं, इस तरीके से ये, तो ये अगर 0 डिग्री आपकी रेखा है ये वाली, तो अब जो रेखाएं आपकी आएंगी यहाँ नॉर्थ साउथ पोल को मिलाएंगे, तो इस तरीके से मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री की रेखा है, 30 डिग्री देशांतर रेखा, तो ऐसे मिलाएगी। और ये 30 डिग्री ईस्ट वाली है, तो 30 डिग्री इसी के सापेक्ष ऐसे वेस्ट वाली भी आएगी। तो ये जो अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ये देखिए डिवाइड कर रहा है, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये क्या है, विभाजन करते हैं ये। इसके बाद देखिए प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, ये प्रधान यामोत्तर रेखा क्या है, ये इस प्रधान यामोत्तर रेखा से पूरब दिशा में जाने पर समय क्या होता है, जीएमटी से, ग्रीनविच इसी को बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम से जीएमटी से आगे होता है, जैसे कि मैं वहां बता रहा था वो प्लस में चलेगा। और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय जीएमटी से पीछे माइनस हो जाएगा। 0 से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटे आगे की जाती है। और इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पीछे जाने पर इसकी जो ग्रीनविच की माध्य गणना है ये क्या 12 घंटे पीछे की जाती है। और 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं में समय का अंतर कितना होता है, ये 24 घंटे का होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है एक तरह से ये भी। और ये क्या भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम, ये बेसिकली एक ही रेखाएं होती हैं। 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम यामोत्तर रेखा जो होगी वो लगभग एक ही होती है। अगर आप ग्लोब पे खींचेंगे तो एक ही बन के आएगी, क्योंकि यही वाली यहाँ से अगर चल रही है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है, और यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये 180 वाली चल रही है, और यही वाली फिर क्या है यहाँ देखिए घूम के आ रही, तो ये लगभग एक ही रेखा होती है। ये जो है लगभग क्या एक ही होती है। ये 180 डिग्री पूर्व में पश्चिम के लगभग साथ जो है स्थल खंडों को छोड़कर क्या है ये निर्धारित की गई है। जहां पे स्थल खंड है वहां पे इसको क्या किया, मूव करा के, ये बेसिकली समुद्र में काल्पनिक रूप से महासागरों पर खींची गई रेखा है। इस वाले फैक्ट को देखिए समझ लीजिए, जो पूर्व पश्चिम और ये आगे पीछे का जो कॉन्सेप्ट बता रहा था। देखिए अगर इस तरह से कल्पना कीजिए कि आपका 0 डिग्री हो गया देशांतर रेखा, यहाँ पे आपकी मान लीजिए काल्पनिक रूप से अगर आप कल्पना करें कि 180 डिग्री की रेखा है ईस्ट वाली, और ये 180 डिग्री की है आपकी वेस्ट वाली। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे समय क्या होगा, ग्रीनविच टाइम से ये जीएमटी आपका हो गया, तो ग्रीनविच टाइम से क्या होगा, इधर जाएंगे तो आगे होगा, इधर जाएंगे तो पीछे होगा। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर 180 डिग्री की आपकी जो है ईस्ट वाली रेखा है और 180 डिग्री की वेस्ट वाली रेखा है, तो यहाँ तक जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये 12 घंटा आगे हो जाएगा, 12 घंटा प्लस में रहेगा। और इधर जब आप यहाँ तक जाएंगे तो ये 12 घंटा माइनस में रहेगा। तो यही ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक देखिए स्टेटमेंट, 0 से पूरब जाने पर, 0 से आप पूरब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है 12 घंटे आगे, तो 12 घंटा ये प्लस में जा रहा है। दूसरा देखिए 0 से आप कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, 0 से पश्चिम जा रहे हैं तो 12 घंटा माइनस हो गया।
और 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात कर रहे हैं, जो इसके इसके बीच का जो टोटल अंतर है, तो जो कि ये प्लस में था 12, ये भी 12 था, तो 12 12 कितना है टोटल जो है 24 घंटे का अंतर है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज्योग्राफी का इसी तरीके का अन्य वीडियो भी अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप इसको देख सकें। धन्यवाद।